हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक के बिल्कुल थ्योरी बेस्ड मॉक टेस्ट है ये। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 10 MCQs इन टुडेज़ क्लास। ठीक है। ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और प्योरली थ्योरी बेस्ड रहेंगे। ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल भी इसका मॉडरेट रखा है मैंने। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप पढ़ते रहेंगे और ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोल रहे हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स। ठीक है। प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड पे बेस्ड ये स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हैज़ द लीस्ट चांसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द डाटा पर्सनली। देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर खुद रिस्पोंडेंट्स के पास जाकर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इस मेथड में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से बात करता है, डाटा कलेक्शन पर उसका पूरा कंट्रोल होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप भी कम होता है और डाटा की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई की जा सकती है। इस वजह से स्टैटिस्टिकल एरर्स और इनएक्यूरेसी के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। ठीक है। मान लो अगर एक रिसर्चर किसी विलेज में फार्मर्स की इनकम का सर्वे करने के लिए गया है एंड खुद हर फार्मर से मिलकर डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन जाहिर सी बात है ज़्यादा रिलायबल होगी, है ना। ये जो स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट हमें बोल रही है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज़ सूटेबल वेयर द इन्फॉर्मेंट्स आर रिलक्टेंट टू गिव इन्फॉर्मेशन और द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज। सी, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में डाटा डायरेक्टली कंसर्न पर्सन से नहीं लिया जाता है। इसके बदले विटनेस, एक्सपर्ट्स या कोई नॉलेज वाला पर्सन जो है वहाँ से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ये मेथड बेसिकली कब यूज़ होता है? जब आपके इन्फॉर्मेंट्स जो हैं वो रिलक्टेंट हो, मतलब कुछ मैटर्स जो हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, जैसे कोई इलीगल एक्टिविटी से रिलेटेड मैटर है, करप्शन से रिलेटेड है या कोई सोशल इशू है। ऐसे केसेस में लोग जो है डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देने से हिचकिचाते हैं। और दूसरा केस क्या है कि एरिया बहुत लार्ज हो। जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत बड़ा हो और हर इंडिविजुअल तक पहुंचना डिफ़िकल्ट हो, तब इनडायरेक्ट सोर्सेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है। स्टेटमेंट 2 भी हमारी बिल्कुल सही है। हमारी दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं विद रेफरेंस टू द थ्योरेटिकल आस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टैब्यूलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डाटा एनालिसिस विच प्रीसीड्स टैब्यूलेशन। सी, रॉ डाटा कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले उसको कैटेगरीज या ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्लासिफाइड डाटा को रोज़ और कॉलम्स में प्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं टैब्यूलेशन। सीक्वेंस क्या होती है कि सबसे पहले होता है डाटा कलेक्शन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर टैब्यूलेशन एंड लास्ट में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। फिर बोल रहे हैं इन अ स्टैटिस्टिकल टेबल द स्टब रिप्रेजेंट रो हेडिंग एंड कैप्शन रिप्रेजेंट कॉलम हेडिंग्स। देखो, स्टैटिस्टिकल टेबल के इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक कैप्शन और एक स्टब। कैप्शन होता है कॉलम का हेडिंग और स्टब होता है रो का हेडिंग। ठीक है। ये भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। In manifold classification, data is classified based on two attributes. देखो, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़े हैं तो एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन, जिसमें डाटा को क्लासिफाई किया जाता है सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट्स पे, जैसे कि मेल्स एंड फीमेल्स। फिर आता है टू फोल्ड क्लासिफिकेशन। इसमें टू एट्रीब्यूट्स लगते हैं, जैसे कि जेंडर भी है, साथ में लिटरेसी भी है। फिर आता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसमें मोर देन टू एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे जेंडर भी है, लिटरेसी भी है और एज भी है, ऑक्यूपेशन भी है मान लो, है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक यूज़ होते हैं, इसलिए मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में ये जो इन्होंने ओनली टू बोला है ये गलत हो गया। ठीक है, ओनली की वजह से गलत हो गया, ये टू और मोर हो सकता था। फिर डी में बोला है जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन इज़ ऑल्सो नोन एज स्पैटियल क्लासिफिकेशन। देखो, जब डेटा को लोकेशन, रीजन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या कंट्री के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है तो उसे हम जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम स्पैटियल क्लासिफिकेशन भी है। ठीक है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे सिर्फ सी वाली सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो हमारी करेक्ट है। ओके। नाउ
थर्ड में हम बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सो मीन मीडियन मोड की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे स्टेटमेंट्स को हमें चेक करना है यहाँ पे। पहले स्टेटमेंट में हमें बोला है मीडियन इज़ नॉट केपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। देखो, मीडियन डाटा का मिडल वैल्यू होता है। मीडियन निकालने के लिए हमें ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है ना। अब मान लो जैसे आपके पास डाटा जो है वो कुछ इस तरह से है, 5 है, 8 है, 10 है, 12 है और 15 है। ठीक है, मान लो ये। अब इसका मीडियन क्या आ गया? इसका मीडियन 10 आ गया। अब मान लो किसी दूसरे ग्रुप का मीडियन 20 है। अब क्या हम दोनों मीडियन को यूज़ करके कंबाइंड मीडियन निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मीडियन पर ऑर्डिनरी अलजेब्रिक ऑपरेशंस डायरेक्टली अप्लाई नहीं किए जा सकते। इसी वजह से स्टैटिस्टिक्स में मीडियन की एक लिमिटेशन मानी जाती है कि मीडियन इज़ नॉट केपेबल टू फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसके उल्टा मीन के बारे में अगर हम बात करें तो मीन जो है वो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए सबसे सूटेबल होता है। इसी वजह से एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में मीन का ज़्यादा यूज़ होता है। तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही तरीके से समझा रहा है हमें। फिर बोला है मोड इज़ द मोस्ट इल डिफाइंड एंड अनस्टेबल मेजर व्हेन द डाटा सेट इज़ स्मॉल एंड इरेगुलर। देखो, मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू, है ना। लेकिन छोटे और इरेगुलर डाटा सेट में मोड जो है बड़ा अनस्टेबल हो सकता है। जैसे मान लो, अब दूसरा एग्जांपल देती हूँ मोड के लिए मैं आपको। आपके पास डाटा है 10, 12, 15, 18 और 20। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू आपकी रिपीट ही नहीं हुई, तो इट मीन्स मोड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब मान लो, अब आपके पास जो है वो मैं ये नंबर्स जो हैं, डाटा जो है ये मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे इसको हम 10 कर देते हैं। ठीक है, और ये 18 की जगह भी हम 15 कर देते हैं। अब आप बताओ, अब यहाँ पर तो 2 मोड्स आ गए, है ना। बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब लेट अस अज्यूम, अब मैं इसको भी चेंज कर देती हूँ। ये आ गया आपके पास 10। ठीक है, अब मोड जो है अब आपका अब क्या हो गया? अब ये सडनली 10 बन गया। मतलब छोटी सी चेंज से जो मोड है आपका वो ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। इसीलिए स्टैटिस्टिक की बुक्स में मोड को हम मोस्ट अनस्टेबल, लीस्ट रिलायबल और इल डिफाइंड मेजर कहते हैं। ठीक है, स्पेशली फॉर स्मॉल एंड इरेगुलर डाटा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ओके, सो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई है, ध्यान से पढ़ना। द अर्थमेटिक मीन is highly affected by extreme values, whereas the median remains unaffected by outliers, making the median a better representative value for highly skewed distribution. अब ज़रा ध्यान से समझना। आप देखो, इस स्टेटमेंट को हम 2 हिस्सों में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये अर्थमेटिक मीन और एक्सट्रीम वैल्यूज़, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, अर्थमेटिक मीन का हमें फार्मूला पता है, क्या होता है? मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, है ना। सो मीन सभी ऑब्जर्वेशन तो इनको यूज़ करता है मीन जो है। इसलिए अगर कोई बहुत बड़ा या बहुत छोटा वैल्यू आ जाए, जिसे हम आउटलायर भी कहते हैं, तो मीन जो है आपका सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जिसमें है हमारा मीडियन और आउटलायर्स। सो मीडियन सिर्फ मिडिल पोजीशन को देखता है ना। सो इस वजह से क्या होता है कि मीडियन आउटलायर से कंपैरेटिवली अनअफेक्टेड होता है, और हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे कि मान लो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर कुछ बिलियनियर्स हों तो एवरेज इनकम मिसलीडिंग हो सकती है, इसीलिए इकोनॉमिस्ट मीडियन इनकम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो द कंक्लूजन इज़ कि पहली स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है।
दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ऑरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ स्केल। देखो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इस स्टेटमेंट में एक मिस्टेक है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का नेचर कैसा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये चेंज ऑफ ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट है, चेंज ऑफ स्केल से डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये पार्ट जो हिस्सा इन लोगों ने बोला स्टेटमेंट का ये तो बिल्कुल सही है। अब एक्चुअल मिस्टेक देखो कहाँ है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये लाइन जो है, ये पोर्शन जो है आपका, ये गलत हो गया है। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ना। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 है ना। जो सीवी है वो रिलेटिव मेजर है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं। देयरफॉर जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका एक पार्ट तो इनकरेक्ट है, पहला वाला तो इनकरेक्ट ही हो गया, इस वजह से हम पूरे स्टेटमेंट को ही इनकरेक्ट मानेंगे। ठीक है, सो हमारी पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और दूसरी वाली इनकरेक्ट है। सो सही आंसर जो है हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें पूछ रहे हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी फॉर इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर इससे रिलेटेड है। सो किसी इंडेक्स नंबर को आइडियल या फिर साइंटिफिकली गुड तब माना जाता है जब वो कुछ टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। कौन से हैं, हमने कई बार पढ़ा है पिछली क्लासेस में भी, एक टाइम रिवर्सल टेस्ट और दूसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, आओ अब स्टेटमेंट को समझते हैं। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। देखो स्टैटिस्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर को आइडियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट टेस्ट को हमारे सेटिस्फाई कर देता है ना। मतलब अगर बेस ईयर और करंट ईयर इंटरचेंज कर दिए जाएँ तो रिज़ल्ट जो है वो लॉजिकली कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ये होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट में। और फैक्टर रिवर्सल में क्या है कि फैक्टर रिवर्सल में क्या होता था, आपके पास P01 और Q01 का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स V01। V01 क्या वैल्यू इंडेक्स है, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है तब हमारा सेटिस्फाई हो जाता था। तो फिशर्स इंडेक्स जो है वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसी वजह से इसको आइडियल का ताज दिया गया है। सो पहली स्टेटमेंट तो हमारी सही है। फिर बोल रहे हैं द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स ऑलवेज सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। देखो टाइम रिवर्सल टेस्ट ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है, ये ज्योमेट्रिक मीन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ध्यान रहे सिंपल अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव जनरली टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन करता है। इस वजह से दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो हमारी करेक्ट कंसीडर की जाएगी। ओके, सो हमारी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. In the time series analysis, which of the following is true regarding cyclic variation? ठीक है, सो देखो टाइम सीरीज एनालिसिस में डाटा को जनरली 4 कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ट्रेंड, एक होता है सीजनल वेरिएशन, एक होता है साइक्लिकल वेरिएशन, एक होता है इरेगुलर वेरिएशन। जो ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन सिग्निफाई करता है। सीजनल वेरिएशन जो है विद इन 1 ईयर रकरिंग चेंजेस होते हैं। साइक्लिकल वेरिएशंस में क्या है, बिजनेस साइकिल्स रिलेटेड टू फ्लक्चुएशंस। और इरेगुलर वेरिएशन में क्या आता है, अनएक्सपेक्टेड रैंडम चेंजेस, है ना। अब एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं साइक्लिकल वेरिएशंस होती क्या है। साइक्लिकल वेरिएशंस वो फ्लक्चुएशंस होती हैं जो इकोनॉमी या बिजनेस एक्टिविटीज़ के अप्स एंड डाउन्स की वजह से आती हैं। ये बिजनेस साइकिल के अलग अलग फेजेस से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि बिजनेस साइकिल में कौन से फेजेस होते हैं, देखो प्रॉस्पेरिटी जिसे हम बूम भी कहते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। प्रॉस्पेरिटी वाले फेज़ में प्रोडक्शन ठीक ठाक अच्छा होता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट अच्छी होती है, प्रॉफिट्स हाई होते हैं। रिसेशन में क्या होता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हमारा शुरू हो जाता है। फिर डिप्रेशन वाली सिचुएशन में क्या होता है, फेज़ में क्या होता है, लोवेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और रिकवरी वाले फेज़ में जो इकॉनमी है वो फिर से इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। सो ये साइकिल जो है वो रिपीट होती रहती है। ठीक है, चलो अब एक बार स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। ए में बोल रहे हैं दीज वेरिएशंस आर हाईली रेगुलर एंड देयर पीरियड ऑफ रकरेंस इज ऑलवेज लेस देन 1 ईयर।
ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया। अभी तो हमने ये पढ़ा, ये सीजनल वेरिएशन की कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि समर सेल हो गया, कोई विंटर क्लोथिंग की डिमांड है, या कोई फेस्टिवल की शॉपिंग है, जैसे दिवाली की शॉपिंग है। सीजनल चेंजेस जनरली 1 ईयर के अंदर रिपीट होती हैं। साइक्लिकल वेरिएशंस का ड्यूरेशन कई सालों तक जो है वो होता रहता है। ओके, अब देखो बी में बोल रहे हैं साइक्लिकल, एक सेकेंड, ओके, सो हमें बोल रहे हैं साइक्लिकल वेरिएशंस आर टाइड टू बिजनेस साइकिल्स, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, एंड देयर पीरियोडिसिटी टिपिकली एक्सटेंड्स फ्रॉम 3 to 10 years और मोर। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, और ये डेफिनेशन भी है। बेसिकली साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं, बिजनेस साइकिल्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, और यूजुअली 3 से 10 साल या उससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन की हो सकती हैं ये, ठीक है। फिर बोल रहे हैं इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टू आइसोलेट दीज वेरिएशंस फ्रॉम शॉर्ट टर्म इरेगुलर मूवमेंट्स। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। साइक्लिकल वेरिएशंस को मेजर करना डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन कम्प्लीटली इम्पॉसिबल जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो शब्दों का आपने गौर करना है। स्टैटिस्टिकल मेथड से साइक्लिकल कंपोनेंट का एस्टिमेशन किया जा सकता है। एग्जाम में कम्प्लीटली इम्पॉसिबल जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स जब भी आते हैं ना, तो थोड़ा आपने चौकन्ना हो जाना है। ओके, The immediate impact of earthquakes or floods is categorized under cyclical variation. No, absolutely not. Earthquake, floods, wars या pandemics, इनसे होने वाले sudden effects irregular variation के अंडर आते हैं, ठीक है। सो ये business cycle का पार्ट नहीं होते हैं। Okay, so among all these options we have only option B as the correct answer, right? Now, question number 7. इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। Which statement is true regarding the measurement methods and concepts in vital statistic? थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो, vital statistic के important concepts पे based है ये question। क्या क्या होते हैं इसमें? Crude birth rate CBR, General fertility rate GFR, Gross reproduction rate GRR, Net reproduction rate NRR और life table, ठीक है। आओ अब जरा ऑप्शंस को हम देखते हैं। Crude birth rate CBR is a completely flawless measure because it adjusts for the age and sex composition of the population. No. देखो, क्रूड बर्थ रेट CBR, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है पहले ये जानो। CBR डिनोमिनेटर में पूरी पॉपुलेशन को यूज़ करता है एज पर इट्स फॉर्मूला। मैन, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, ये सब बर्थ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए CBR और सेक्स कॉम्पोजिशन को एडजस्ट नहीं करता है। इसी वजह से इसे क्रूड मेजर कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल 2 कंट्रीज़ का CBR सेम हो सकता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव एज जो है वो वुमेन की पॉपुलेशन अलग हो सकती है, ठीक है। इस वजह से स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट आ गई। अब बी ऑप्शन बोल रहा है वाइल कैलकुलेटिंग जनरल फर्टिलिटी रेट द टोटल मेल्स एंड फीमेल पॉपुलेशन इज़ यूज्ड इन द डिनोमिनेटर। नो, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। इसके डिनोमिनेटर में रिप्रोडक्टिव एज वुमेन यूज़ होती हैं, ठीक है। टोटल मेल और फीमेल पॉपुलेशन, इनका सम्मेशन बिल्कुल भी नहीं, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। फिर बोल रहे हैं नेट रिप्रोडक्शन रेट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। क्यों? बिकॉज NRR अकाउंट्स फॉर मॉर्टैलिटी रेट्स अमंग मदर्स एंड डॉटर्स। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो, GRR जो कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है, ये बताता है कि एक वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में एवरेज कितनी डॉटर्स प्रोड्यूस करेगी। सो यहाँ मॉर्टैलिटी कंसीडर नहीं की जाती है। और जो नेट रिप्रोडक्शन रेट है, ये बताता है कि एक न्यू बॉर्न गर्ल अपनी लाइफ टाइम में कितनी डॉटर्स प्रोड्यूस करेगी आफ्टर कंसीडरिंग मॉर्टैलिटी। सो यहाँ सर्वाइवल चांसेस इंक्लूड होते हैं, सिंस सम फीमेल्स में डाई बिफोर कंप्लीटिंग रिप्रोडक्टिव एज, है ना। सो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। नाउ द सोल पर्पस ऑफ लाइफ टेबल इज़ टू कैलकुलेट द जनरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। लाइफ टेबल क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो स्टडी करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर सर्वाइवरशिप एट डिफरेंट एजेस। ये लाइफ टेबल के काम क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एस्टिमेट करना, मोर्टालिटी एनालिसिस करना, इंश्योरेंस की कैलकुलेशंस करना, पॉपुलेशन की स्टडी करना वगैरह वगैरह। सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना इसका पर्पज़ नहीं होता, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया है। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिक एक्सियम्स एंड थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ओके, सो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी के दो बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर बेस्ड है। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, सो एग्जाम में बच्चे क्या होते हैं, अक्सर इन दोनों में कंसेप्ट कंफ्यूज कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। पहली स्टेटमेंट हमें बोल रही है, इफ़ टू इवेंट्स A and B are mutually exclusive, they must also be independent. No. सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझते हैं। देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, ऐसे इवेंट जो दो एक साथ अक्कर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक डाई रोल किया, इवेंट A है इवन नंबर, इवेंट B है ऑड नंबर, दोनों एक ही रोल में साथ में नहीं आ सकते, इसीलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब क्या ये इंडिपेंडेंट भी हैं? देखो, इंडिपेंडेंट होने के लिए कंडीशन जो है वो अलग होती है। ओके, और जो नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स होती हैं उनके केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब नॉन इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर एक इवेंट हो गया तो दूसरा होना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इस वजह से पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। फिर दूसरी बोल रही है, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स द जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज़ गिवन बाय P A intersects B, PA multiplies PB. दिस इज़ ट्रू, ये सही बोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कॉइन भी टॉस किया और डाई भी रोल किया, इवेंट A है कि हेड आना चाहिए, इवेंट B है रोलिंग 6, सो दोनों इवेंट्स को दोनों इवेंट जो है एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो ये इंडिपेंडेंट इवेंट का स्टैंडर्ड रूल है। ठीक है, सो वाई स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है, एक्स गलत होगी और y करेक्ट है। सो ये ऑप्शन B जो है ये सही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, याद रखना है आपने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब एक हुआ तो दूसरा नहीं होगा, इंडिपेंडेंट मतलब एक इवेंट के होने से दूसरे को अफेक्ट नहीं होगा। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कैन नॉट अकर टुगेदर, इंडिपेंडेंट मतलब डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। ओके, और कई केसेस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। In the theoretical framework of sampling theory, what is the primary distinction between sampling error and non-sampling error? ठीक है, एक बार थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? ये वो एरर है जो इसलिए आता है क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, बल्कि उसका सिर्फ एक सैम्पल स्टडी करते हैं। मतलब पॉपुलेशन इज़ नॉट इक्वल टू सैम्पल। सो इस डिफरेंस की वजह से जो एरर आता है उसे सैम्पलिंग एरर कहते हैं। मान लो एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, अगर आप 100 बच्चों का सर्वे करते हो तो सैम्पल के एवरेज, मान लो सैम्पल का जो एवरेज मार्क्स है वो 68 आया, बट पॉपुलेशन के एक्चुअल एवरेज जो है वो 70 आया, तो डिफरेंस आ गया आपके पास। सो ये सैम्पलिंग एरर है। ठीक है, सो सैम्पलिंग एरर जो है सिर्फ सैम्पल सर्वेज में होता है, सेंसस में नहीं होता, क्योंकि सेंसस में पूरी पॉपुलेशन स्टडी की जाती है। अब बात करते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर की। नॉन सैम्पलिंग एरर डाटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग के दौरान आते हैं। ये एरर सेंसस और सैम्पल सर्वे दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटरव्यूअर का कोई एरर हो गया, न्यूमरेटर ही डाटा गलत लिख दे, रिस्पोंडेंट की तरफ से एरर आ गया कि पर्सन जानबूझ कर गलत इन्फॉर्मेशन दे, मेजरमेंट का एरर आ गया कि इंस्ट्रूमेंट जो है वही डिफेक्टिव हो, है ना, प्रोसेसिंग एरर आ गया, डाटा में एंट्री करते वक्त मिस्टेक हो गई। ठीक है, कवरेज एरर आ गया, मान लो कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो सर्वे में ही मिस हो जाएं। सो ये सब नॉन सैम्पलिंग एरर्स आते हैं। ओके, आओ अब ज़रा ऑप्शंस को हम लोग समझते हैं। सैम्पलिंग एरर इंक्रीजेज एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेज, वेयर एज नॉन सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेज। देखो, पहली स्टेटमेंट तो हमारी इनकरेक्ट है। सैम्पलिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ होने से सैम्पलिंग एरर रिड्यूस हो जाता है, मतलब सैम्पल जितना बड़ा होगा एरर जो है उतना कम होगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गई। सैम्पलिंग एरर ऑफर्स एक्सक्लूसिवली इन सैम्पल सर्वेज, while non-sampling error can arise in both sample surveys and complete censuses. So ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सैम्पलिंग एरर ओनली सैम्पल सर्वेज में आता है, सेंसस में नहीं आता, बट जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो सैम्पल सर्वेज में भी आता है और सेंसस में भी आता है, राइट। फिर नॉन सैम्पलिंग एरर कैन बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इफ़ वी स्ट्रिक्टली एडहर टू प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन। दिस इज़ नॉट ट्रू।
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन सैम्पलिंग एरर को कंट्रोल करता है, लेकिन इंटरव्यू की मिस्टेक्स, डाटा एंट्री की मिस्टेक्स, मेजरमेंट मिस्टेक्स वगैरह वगैरह ये फिर भी हो सकती हैं, इसलिए नॉन सैम्पलिंग एरर्स कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होते हैं। ओके, ये देखो, ये जो थोड़े वार्निंग वर्ड्स होते हैं, ओनली, इनकरेक्ट, कंप्लीटली, तो मैं पहले भी बोला है आपको, थोड़ा आपने अटेंटिव हो जाना है जैसे ये शब्द स्टेटमेंट में आते हैं। नाउ डी स्टेटमेंट, in a complete enumeration both sampling error and non-sampling error are reduced to absolute zero. No, this is not true. सेंसस में तो सैम्पलिंग एरर ज़ीरो है क्योंकि सैंपल लिया ही नहीं गया, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर फिर भी हो सकते हैं। डाटा कलेक्शन मिस्टेक हो गई, रिकॉर्डिंग एरर हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, सो सेंसस में भी ये हो सकते हैं। ओके, सो लास्ट में मैं आपको यही बोलूँ कि याद रखना कि सैम्पलिंग एरर it comes because of sampling और non-sampling error it comes because of humans, instruments, processing, ठीक है। if there is no sample there will be no sampling error, but non-sampling error can occur in the case of census, even in the case of census। okay, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following conceptual statement regarding correlation and regression analysis is correct? ठीक है, सो कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पर ये बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, सो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ या रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ या इनके बीच के रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह। तो चलो ज़रा ऑप्शंस को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। The correlation coefficient is completely independent of both the change of origin and the change of scale. Correct. देखो, correlation coefficient पर change of origin का इफेक्ट नहीं होता, change of scale का इफेक्ट नहीं होता, इसलिए एक dimensionless measure होता है ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइट को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दो, इनकम से 10,000 सब्ट्रैक्ट कर दो, कोरिलेशन कोफिशिएंट सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही है हमारा। फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड द चेंज ऑफ स्केल। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन एंड इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। ठीक है, सो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए स्केल से अफेक्ट होते हैं ये। Now, if the correlation coefficient between two variables is 0, it implies that there is absolutely no relationship between them. No, this is not true. देखो, कोरिलेशन के ज़ीरो होने से सिर्फ नो लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है, लेकिन नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्लियर रिलेशनशिप है, लेकिन कुछ सिचुएशन में लीनियर कोरिलेशन ज़ीरो आ सकता है। ओके, तो आपने याद रखना है कि ज़ीरो कोरिलेशन डज नॉट मीन नो रिलेशनशिप, बट ज़ीरो कोरिलेशन मे मीन नो लीनियर रिलेशनशिप, राइट। नाउ डी ऑप्शन, the arithmetic mean of two regression coefficients is always equal to the correlation coefficient. This is incorrect. ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। तो हमारी पहली स्टेटमेंट ही सही है, बाकी तो सारी स्टेटमेंट्स हमारी गलत आ गई। चलिए, अब डू लेट मी नो हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ 10 एंड कोई स्पेसिफिक टॉपिक में जिसमें आपको डाउट है ऑल्सो कमेंट करके बताएं, सो दैट आई विल बी शेयरिंग अनदर वीडियो ऑन दैट। सो टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।